हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन। वी आर ऑन डायरेक्टिंग चैप्टर और डायरेक्टिंग चैप्टर करते हुए हम लोगों ने जो टॉपिक्स अपने कवर कर लिए थे देवर सुपरविज़न हमने कर लिया था और हम लोगों ने जो हमारा मोटिवेशन है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। स्टिल 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे विच वर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो लीडरशिप और कम्युनिकेशन हमें कंप्लीट करना है। लीडरशिप जो है वो 3 स्टाइल्स के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं जो आगे आपको वीडियो में या जो भी वीडियो क्लिप है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करना 2 लोगों के बीच में ताकि वो बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। और कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो के अंदर आने वाली जो क्लिपिंग है उसके अंदर हम देखेंगे। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इस वीडियो के ऊपर। सी व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप हम देख लेते हैं क्या है। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि लीडरशिप बेसिकली है क्या, ये एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का नाम है। यानी कि जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनके बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसके ऊपर असर डाल रहे हो। किस लिए? ताकि वो अपनी मर्जी से, ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से आपको फॉलो करे और ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। तो बेसिकली देखो, लीडर जो होता है वो क्या है, जो सबको लीड कर रहा होता है। अब लीडर जो है किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए। उसका बिहेवियर ये ऐसा होता है कि लोग खुद ब खुद उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक अच्छी लीडरशिप एक मैनेजर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, उसको लीडरशिप करनी आनी चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए। तो बेसिकली इट इज़ in process of influencing the behavior of employees by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goal। अब इसके बाद जो हम देखते हैं कि लीडरशिप के स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, तो आई मस्ट टेल यू कि लीडरशिप के 3 स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रीन, या अगर हम बोले तो लेज़र फेयर। तो ऑटोक्रेटिक जो स्टाइल होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो लीडर होता है ही टेक्स ऑल द डिसीजन, जो डिसीजन टेकिंग पावर होती है वो लीडर के पास होती है और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको उसे फॉलो करना होता है। और जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी बात को नहीं सुना जाता बिल्कुल भी। जो लीडर ने डिसीजन ले लिया वही डिसीजन सबको फॉलो करना पड़ता है। ओके और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर जस्ट टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द लीडर। इसमें लीडर जो है वो किसी की बात सुनता नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपनी ही चलाता है। ओके नाउ वी आर ऑन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो एम्प्लॉयज़ के कंसल्टेशन के साथ में होती है। एम्प्लॉयज़ से सजेशन लिए जाते हैं, उनका सलाह मशवरा लिया जाता है, उनसे कंसल्ट करके तभी कोई डिसीजन लिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। अब इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत दिल से अपनाते हैं और उसको अप्लाई करने में काफ़ी हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि जो भी डिसीज़न लिया गया है वो उनकी सहमति से लिया गया है, उनसे पूछ कर लिया गया है। ओके तो थर्ड वन इज़ फ्री रीन या लेज़र फेयर हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं डिसीज़न वही लेते हैं। यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को इतना एबल माना जाता है, इतना स्किल्ड माना जाता है, इतना टैलेंटेड माना जाता है कि वो अपने लिए डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने हिसाब से वो काम करेंगे। और जो लीडर होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है कि उन्हें अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन्हें मतलब एम्प्लॉयज़ को, तो अगर उन्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो लीडर उन्हें अवेलेबल करवा देगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लीडर उनकी हेल्प कर देगा उसको सुलझाने में। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन एंड टू अप्लाई दैट डिसीजन। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है पूरी की पूरी एम्प्लॉयज़ के हाथ में होती है। तो आपने देख लिए 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक भी बोल देते हैं हम पार्टिसिपेटिव वाले को, एंड फ्री रीन या बोले तो लेज़र फेयर। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स,
ideas, opinions and emotions by two or more person to create common understanding। यानी कि जब दो से ज़्यादा लोग, दो लोग बेसिकली जब क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, अपनी व्यूज़ शेयर करते हैं, अपने फैक्ट शेयर करते हैं, या फिर दो से ज़्यादा लोग भी हैं, हो सकता है कि एक बंदा कम्युनिकेट कर रहा है बहुत सारे लोगों के साथ में, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो जब वो लोग अपने व्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं या फिर अपने कोई फैक्ट शेयर कर रहे होते हैं या कोई नॉलेज वाली चीज़ शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, किस लिए, ताकि सामने वाले को हमारी बात अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि वो बंदा बात को वैसे ही समझे जिस सेंस में उसको समझाई गई है। ऐसा ना हो हम बात कर रहे हैं राम की और सामने वाला समझ रहा है रहीम की, तो ऐसा ना हो, जो बात जैसे समझाई जा रही है सामने वाला उस बात को वैसे ही समझे, तो इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टीज़ के बीच में स्टैब्लिश हो, ये कम्युनिकेशन का मेन एम होता है। कम्युनिकेशन को जब हम देखते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की प्रॉपर, जिसमें कि सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर मतलब जो भी मैसेज देने वाला है, ठीक है, सेंडर होता है। उसके बाद सेंडर क्या करता है कि जो भी मैसेज है उसको एनकोड करता है, ठीक है। एनकोडिंग का मतलब क्या है कि मैसेज को कन्वर्ट करता है सामने वाले की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वो मैसेज को पहुंचाने के लिए कोई मीडिया चूज़ किया जाता है, किसके थ्रू आप मैसेज को भिजवा रहे हो, किस मीडियम से आप भिजवा रहे हो। उसके बाद डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो रिसीवर है वो उस मैसेज को किस सेंस में लेता है, क्या वो समझ रहा है, क्या वो उसका अर्थ निकाल रहा है, तो रिसीवर तक फिर वो जो है मैसेज वो पहुंच जाता है। उसके बाद रिसीवर जो है उसका रिस्पॉन्स करता है। कई बार इस टाइप के जो मैसेज कन्वे किए जाते हैं उनमें कुछ नॉइज़ भी होता है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, मैसेज को ढंग से पहुंचने नहीं देता, तो ये एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। वीवर ऑन की रिस्पॉन्स, हाँ भाई, जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्स देता है, फिर जो भी उसको बात समझ में आई है उसके अकॉर्डिंग फिर फीडबैक जो है वो सेंडर तक जाता है कि भाई सामने वाले ने बात को समझा या नहीं समझा। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स थे जो आप लोगों ने देखे। आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। हाँ जी, तो अब इस वीडियो में आप लोगों ने ये देख लिया कि लीडरशिप क्या होती है और लीडरशिप के स्टाइल्स कौन से होते हैं। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर स्टाइल होते हैं, जिसमें ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि जो लीडर होता है वो खुद ही सारे डिसीजन लेता है और जो ग्रुप है उसको उसके डिसीजंस फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक था जिसके अंदर वो जो है उनसे सलाह मशवरा लेता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। और लेजिस फेयर में क्या होता है कि सारे के सारे डिसीजन टेकिंग का काम वो एम्प्लॉयज़ खुद ही करते हैं, और जो सीनियर होता है, जो लीडर होता है, वो सिर्फ खाली एक फैसिलिटेटर का काम करता है कि किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो उन्हें प्रोवाइड कर देगा, और नहीं है तो दे विल डू देयर वर्क देमसेल्फ, अपने लिए डिसीजन वो खुद ही लेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने इस वीडियो में कम्युनिकेशन भी देख लिया कि बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर। आगे हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जब हमारा इनकम्प्लीट होता है, कम्युनिकेशन फेलियर जब होता है, यानी कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता, हम किसी को कहना चाह रहे हैं बट सामने वाला समझ कुछ और रहा है या फिर समझ ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो इनकम्प्लीट रह गया। तो उसके लिए वजह क्या क्या होती हैं, क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, क्या रुकावटें आती हैं। आई मस्ट टेल यू कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो बी फोकस्ड ऑन दिस। अब ध्यान से देखिएगा, 4 कैटेगरीज होती हैं आपके, सेमेंटिक हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल हो गए, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ये 4 आपकी कैटेगरीज होती हैं। और इनके अंडर के जो पॉइंट्स हैं वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल उनको समझते हुए, क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाती है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो यू कैन ईजिली डू देम। और उसके अलावा फिर लास्ट में आपको इसी वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि कम्युनिकेशन में अगर जो बैरियर्स आ रही हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट शुड यू एक्चुअली डू। और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो एक बार अपने चैप्टर कंप्लीशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है ये, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, आइडियाज़ एक्सचेंज किए जा रहे हैं ऑफिस के मैटर से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन
इट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन अमंग पीपल थ्रू इनफॉर्मल रूट्स, यानी कि जब लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो होता है लेकिन वो फॉर्मल रूट से होकर नहीं गुजर रहा, वो इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे क्या होता है कि गॉसिपिंग होती है, ये सारी की सारी गॉसिपिंग हो गई, या फिर पीठ पीछे बातें हो गई है ना, किसी के बारे में बातें चल रही हैं सामने उसके पीठ पीछे से, तो ये विस्परिंग हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट ये नहीं होती हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, अदरवाइज इसमें से काफ़ी सिलेबस जो है वो आपका रिमूव भी हो गया है। तो बट आई वांटेड टू टेल यू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अब हमें जो समझने हैं वो है कम्युनिकेशन बैरियर्स जो होती हैं, रुकावटें होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, क्या क्या रुकावटें आती हैं। पहली है सिमेंटिक बैरियर्स, सेकंड जो है दे आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। ये हमारी सारी की सारी बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, ये कैटेगरीज हैं बेटा। इनके अंदर काफ़ी सारी जो है सब पार्ट्स आते हैं जो हम अभी आगे देखते हैं। देखिए हम सिमेंटिक बैरियर्स को देखते हैं। सिमेंटिक बेसिकली होता क्या है कि मैसेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है ना, यानी कि मैसेज जो है वो आपका ठीक नहीं है, या तो उसमें वर्ड्स ठीक नहीं है, या फिर मैसेज की जो है भाषा वो ठीक नहीं है, लैंग्वेज सही नहीं है, या फिर सही टोन नहीं किया गया है, ना भेजने वाले में कमी है ना सुनने वाले में कमी है। कमी क्या है, मैसेज के अंदर बेसिकली कमी है, तो वो सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि आपके वर्ड्स ठीक नहीं है, यू डोंट हैव प्रॉपर वर्ड्स, आपके पास वर्ड्स ठीक नहीं है, गलत शब्दों का आप चयन कर रहे हो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, या कोई वर्ड्स आप बीच में खा जाते हो, पूरे वर्ड्स नहीं बोलते हो, तो ये सारे के सारे आपके बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज के अंदर आते हैं। उसके बाद जो है आपका वो है वर्ड्स और सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार कुछ वर्ड्स जैसे होते हैं, सिंबल्स जैसे होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, आप बोल किस सेंस में रहे हो और सामने वाला लेता उसे किस और सेंस में है। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं वो कम्युनिकेशन को इनकम्प्लीट कर देती हैं, कम्युनिकेशन को पूरा नहीं होने देती हैं। आप जो बताना चाह रहे थे वो तो सामने वाला समझा ही नहीं, उसने तो कुछ और ही मतलब ले लिया आपकी बात का, तो ये भी एक टाइप की बैरियर क्रिएट करती हैं। थर्ड है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन कब होगा, जब आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो जो सामने वाला बंदा नहीं समझता। आप यूज़ कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज और जिससे आप बात कर रहे हो उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती है, तो यहाँ पर वो बंदा फिर अपने हिसाब से ही मतलब निकालेगा आपकी बात का, जो भी उसको समझ में आया है। तो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन जो होगा वो फॉल्टी होगा, यानी कि गलत होगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उससे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आगे है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। देखो कई बार क्या होता है कि जो मैसेज भेजने वाला होता है वो सोचता है कि आधी बात तो सामने वाले को पहले से ही पता है और मुझे बस थोड़ी सी बात उसे बतानी है, थोड़ा सा मैसेज और दूंगा तो वो इस बात को समझ जाएगा। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। कई बार ये बात सच नहीं होती। सामने वाले को पूरी बात आप बताओ, आधी अधूरी बात उसको मत बताओ। अगर आपने आधी अधूरी बात बताई तो हो सकता है कि वो उस बात को ढंग से ना समझे। तो ये सारी चीज़ें अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस के अंदर आती हैं। फिर है टेक्निकल वर्ड्स और टेक्निकल जार्गन्स। देखिए हर एक फील्ड के कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो एक लेमैन नहीं समझता, यानी कि एक नॉर्मल इंसान उनको नहीं समझ सकता। सेम इज़ विद बिजनेस। बिजनेस के अंदर भी कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसे सामने वाला नहीं समझता। जैसे कि किसी मैनेजर ने बोला कि टुडे एट 5 PM देयर इज़ अ मीटिंग फॉर वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। अब ये वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ क्या है कि मैनेजमेंट लेवल के लोग, अपर लेवल, लोअर लेवल, सीनियर लेवल के लोग जो हैं वो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हो गए। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये समझा कि जो लोग वाइट शर्ट पहनकर आए हैं उनकी मीटिंग है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया जो सामने वाला उसका मतलब ढंग से नहीं समझ पाया। तो आप प्लीज़ जब भी कम्युनिकेशन करो तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो जो बहुत डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनका यूज़ मत करो। सामने वाले की नीड्स के अकॉर्डिंग ही आप वर्ड्स का इस्तेमाल करो। आगे है बॉडी लैंग्वेज। यस, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मैसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आप बताना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मान लिया आप कोई बहुत सीरियस मैटर बोल रहे हो, सीरियस मैटर पे बात कर रहे हो लेकिन आप स्माइल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना, या फिर आप बड़े अजीब से ही आप रिएक्शंस दे रहे हो, मैसेज कुछ बोल रहा है और आप कुछ कर रहे हो, तो आपका मैसेज यहाँ पर कन्वे नहीं होगा। आपको मैसेज के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी लैंग्वेज भी रखनी होगी।
सी नाउ वी सी साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर बेसिकली जो आते हैं हमारे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन में क्या होता है कि बात पूरी सुने बगैर ही अगर आप उसका आकलन कर लेते हो, यानी कि उसको समझ लेते हो कि हाँ नहीं इसका मतलब ये होगा, पूरी बात सुनी नहीं आपने, तो फिर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है सामने वाला कुछ और कहना चाह रहा था, जो सेंडर है हो सकता है वो कुछ और बात बताने जा रहा था, लेकिन आपको क्या लगा कि नहीं ये शायद ये बात कहना चाह रहा है, आपने पूरी बात नहीं सुनी और उसको मैसेज को अपने हिसाब से ही ले लिया, तो वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। सेकेंड इज लैक ऑफ इंटेंशन। अगर कोई आपसे कोई बात कह रहा है और आपका पूरा ध्यान उधर नहीं है, आपका ध्यान बटा हुआ है, आप हाफली जो है उसकी बात को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, यू आर जस्ट फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट, तो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता, आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपका ध्यान ही उधर नहीं है। ओके, थर्ड वन इज़ लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। कई बार जो मैसेज होता है वो काफ़ी लेवल से होकर गुजरता है, काफ़ी मीडियम से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो मैसेज वैसा नहीं पहुंचता जैसा उसको पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा पुअर रिटेंशन में एक प्रॉब्लम होती है कि जो मैसेजेस हैं सामने वाला जो रिसीवर है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक याद नहीं रखता, भूल जाता है, ठीक है। तो जनरली ओरल टाइप के मैसेजेस में ये प्रॉब्लम होती है कि ओरल मैसेज जो है लंबे टाइम तक नहीं टिकते, लोग उन्हें भूल जाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। आ गया डिस्ट्रस्ट। जब आप सामने वाले को भरोसा ही नहीं करते हो तो आप उसके साथ कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते हो, तो डिस्ट्रस्ट जो है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आप उसके साथ में कम्युनिकेशन नहीं करना चाहोगे। तो दीज ऑल आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। Now we see organizational barriers. Yes, first one is organizational policy. आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, ये भी आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ये, तो जो जूनियर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कम्युनिकेशन करने में डरेंगे, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक डर रहेगा, ठीक है। और अगर ये है कि सारे के सारे डिसीजन सेंट्रल लेवल पर ही लिए जाने हैं तो वो चाह कर भी इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो है कई बार ये भी कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक दबा देती है। सेकेंड है रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता। कई बार थर्ड जो है आपका दैट इज स्टेटस डिफरेंस। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई लोगों को कुछ स्टेटस प्रोवाइडेड होते हैं, हायर जो आपकी डिग्निटरीज होती हैं, जो हायर लेवल के लोग होते हैं, उन्हें पर्सनल केबिन्स प्रोवाइडेड होते हैं, उनका एक अलग ही रुतबा होता है। तो ऐसे पोजीशन के लोगों से बात करने में जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ काफ़ी झिझकते हैं और वो उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। और वो भी कई बार जो सीनियर्स हैं वो भी अपनी जूनियर्स के साथ में बात करने में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेटस डिफरेंस। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर एक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यस, कई बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है आपका वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बहुत सारे लेवल्स हैं और वो सारे लेवल्स जो हैं अल्टीमेटली क्या होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इतने सारे लेवल से होकर मैसेज को गुजरना होता है और वो मैसेज जब पहुंचता है तो उसकी वो वैलिडिटी ही नहीं रह जाती है। ओके, फिफ्थ वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, सजेशन बॉक्स नहीं है, इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन जो है फ्री फ्लो, फ्री मूवमेंट नहीं हो पाती है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट आपकी जो अंदर आप पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स के अंदर क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने जूनियर्स के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये तो भैया काबिल बंदा नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हैं और ये एबल पर्सन्स नहीं हैं, इनके साथ क्या बातचीत करना, तो यहाँ पर जब कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर जूनियर ये सोचे कि हमारे सीनियर जो है हमारी बात तो सुननी है नहीं, अपनी अपनी चलानी है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक हर्ट होता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, होता ही नहीं है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वी कैन से दैट।
सेकेंड इज़ फियर ऑफ चैलेंज। कई बार क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं उन्हें लगता है कि अगर हम जूनियर्स के साथ में बात करेंगे, कहीं उनको ये लगता है कि अगर हम जूनियर्स के साथ में बात करेंगे तो कहीं हमारा रुतबा कम ना हो जाए, हमारी अथॉरिटी, हमारी कमियां कुछ सामने ना आ जाएं, जिसकी वजह से फिर वो कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि नहीं, इट कैन बी ए चैलेंज, तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम उनसे बात क्यों करें। थर्ड है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के साथ में बात ही नहीं करना चाहते हैं, है ना, उनकी इच्छा ही नहीं होती है बात करने की। कई बार उन्हें ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जूनियर्स के साथ में बात करेंगे तो वो अपनी लिमिट्स भूल जाएं या वो हमारे साथ ज़्यादा फ्रैंक हो जाए, इसकी वजह से दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पर हो जाता है कि दे आर अनविलिंग टू कम्युनिकेट, बात वो करना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। यस, कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई सजेशन दे रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए बदले में कोई प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलता, आपको तारीफ़ नहीं मिलती, है ना, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो अगली बार आप वो सजेशन नहीं देना चाहोगे। तो सेम यहाँ पर भी है कि कम्युनिकेशन करते हुए, कोई सजेशन देते हुए अगर आपको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि वो अगली बार सजेशन देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन हो जाता है इनकम्प्लीट। तो ये सारे के सारे जो थे आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स थे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मेजर्स क्या हो सकते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए? फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी ऑफ आइडिया, अपना जो आइडिया है, जो आपका मैसेज है, उसको क्लियर रखो। सेकेंड है जो रिसीवर है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करो। अगर आप राम से रहीम की बातें करोगे या श्याम से करीम की बातें करोगे या करीम से श्याम की बातें करोगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप श्याम से श्याम के बारे में बात करोगे तो ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। थर्ड है कंसल्टेशन बिफोर कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, कोई बात उसको बताने वाले, तो पहले कंसल्ट कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो उस चीज़ के बारे में कि वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस, ताकि वो बंदा अटेंटिव होकर आपकी बात को सुन सके। फिर है अपनी लैंग्वेज, टोन, कंटेंट को ध्यान रखो कि क्या आपका मैसेज है उसके अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज है या नहीं है, टोन वैसा है कि नहीं है। फीडबैक देखो कि सामने वाले को बात समझ में आई कि नहीं आई, फीडबैक लो आप उससे। फिर है जो आप मैसेज दो वो ऐसा हो जो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी यूज़फुल हो, फ्यूचर में भी हेल्पफुल होने वाला हो बंदे के लिए, तो वो ध्यान से सुनेंगे। फॉलो अप, आपने मैसेज भेज दिया, आप ये देखो, ध्यान रखो कि मैसेज उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर है इफेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ भेजने वाले को नहीं, सुनने वाले को भी ध्यान रखना है कि वो ध्यान से बात को सुने। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि वो रिसीवर की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस भी ला सको सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे के सारे मेजर्स थे बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। नाउ वी हैव सीन कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन से होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, और इनसे आपकी काफ़ी केस स्टडीज़ भी बनती हैं। और साथ के साथ ये भी देखा कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे हमें ओवरकम करना है। तो नाउ वी आर लाइक दैट कि हमने डायरेक्टिंग चैप्टर में चारों के चारों एलिमेंट्स कर लिए हैं, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस हमने कर ली, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया, एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो हमें चैप्टर करना है दैट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, और कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट तो इट विल बी बिग सक्सेस फॉर अस। फिर हम जो है केस स्टडीज़ भी करेंगे, क्योंकि केस स्टडीज़ डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस स्टडीज़ का। उसके बगैर तो सक्सेसफुल होना, उनकी स्टडीज़ के बगैर सक्सेसफुल होना एग्ज़ाम्स में, तो इट्स अ क्वाइट अ डे ड्रीम। तो डेफिनेटली केस स्टडीज़ भी करेंगे हम लोग। अब अगर आप लोगों को, अब तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस वीडियो के अंदर या कुछ समझ नहीं आया है, यू कैन डेफिनेटली शेयर योर व्यूज़, अपने व्यूज़ आप बता सकते हो। और आप आगे और ज़्यादा पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से देखो वीडियो को और अगेन एंड अगेन देखो अगर समझ में नहीं आ रही है तो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेक बाय, टेक केयर।